Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear students. I am your physics teacher Shahid Nadeem. तो आज हम आपके चैप्टर नंबर 2 जो है उसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेक्चर शुरू से लेकर एंड तक बड़ा ही गौर तलब होगा, क्योंकि इसमें आपका पूरा चैप्टर एक बार जो है ना वो रिवाइज होना है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2.2 से। क्वेश्चन नंबर 2.2 क्या है? एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव एग्जांपल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। कह रहा है ट्रांसलेटरी मोशन को एक्सप्लेन करो और ट्रांसलेटरी मोशन की डिफरेंट टाइप्स को एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी वर्ड जो है ये ट्रांसलेट से निकला है। ठीक है, और ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है? मुंतकिल होना। ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन वो मोशन होती है जिसमें बॉडी जो है ना वो एक लाइन में एक जगह से दूसरी जगह जो है वो क्या हो जाती है? मुंतकिल हो जाती है। ठीक है, यही डेफिनेशन है। वो कह रहा है इन ट्रांसलेशनल मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, द लाइन में बी स्ट्रेट आर कर्व। कहता है ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी एक लाइन में जाती है। लाइन से मुराद यहाँ रास्ता है, पाथ है। अब वो जिस लाइन में जाती है वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, यानी सीधी लाइन में भी ट्रांसलेट हो सकती है, मुंतकिल हो सकती है, या कर्व लाइन में भी, यानी सर्कल पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे भी वो ट्रांसलेट हो सकती है। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। आगे हम इसके एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहली एग्जांपल, अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये देखें, ये कार स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो इसकी मोशन ट्रांसलेटरी है क्योंकि वो ट्रांसलेट हो रही है। एन एरोप्लेन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ये एरोप्लेन इस पिक में आपको स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ट्रांसलेट हो रहा है, इसकी मोशन जो है वो कौन सी है? ट्रांसलेटरी मोशन है। ठीक है, इसके बाद अ कार मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ विदाउट रोटेशन। ये देखें, एक कार कर्व पाथ पे जा रही है लेकिन रोटेट नहीं कर रही, ट्रांसलेट हो रही है, इस लिहाजा इसकी मोशन कौन सी है? ट्रांसलेटरी मोशन है। राइडर मूविंग इन अ फेरस व्हील। ठीक है जी, वो जो फेरस व्हील आसमानी झूला होता है उसमें जो राइडर्स होते हैं वो यूं एक सर्कल में ट्रांसलेट होते हैं। फेरस व्हील खुद तो रोटेट कर रहा होता है, लेकिन उसमें जो मुसाफिर हैं, लोग हैं, राइडर्स हैं, जो लोग उसमें बैठे हुए हैं, वो लोग जो है ना वो एक सर्कुलर ट्रैक पर क्या हो रहे होते हैं? ट्रांसलेट हो रहे होते हैं, लिहाजा उनकी मोशन भी ट्रांसलेटरी मोशन है। अब आ जाती है टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, तो उसमें पहली टाइप है लीनियर। ठीक है जी, लीनियर, ठीक है, आपको बताया था कि लीनियर वर्ड जो है ना ये कहाँ से निकला है? लाइन से, यानी स्ट्रेट, सीधा। लीनियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट। समझ आ रही है? लाइन सीधी लगाई जाती है, तो लीनियर मोशन से मुराद हो गया कि ये वो मोशन है जिसमें बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। इफ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अगर बॉडी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो इसकी इस मोशन को क्या कहते हैं? लीनियर मोशन। जैसे ये कार स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखें, एरोप्लेन फ्लाइंग इन अ स्ट्रेट इन एयर, एरोप्लेन हवा में सीधा उड़े तो उसकी मोशन जो है वो कौन सी होगी? लीनियर। ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउन आर आल्सो एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। अगर किसी बॉडी को ऊपर से नीचे गिराया जाए तो वो सीधा एक लाइन में आता है, उसकी मोशन कौन सी है? लीनियर है। ठीक है, कार स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ये लीनियर मोशन है। अब इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये जो सर्कुलर वर्ड है ये किससे निकला है? सर्कल से, और सर्कल का मतलब क्या होता है? दायरा। तो सर्कुलर मोशन वो मोशन है जिसमें बॉडी एक सर्कल में कर्व पाथ पे जो है ना वो क्या करती है? मूव करती है, इसलिए इसकी मोशन जो है वो कौन सी मोशन होती है? सर्कुलर। जैसे कि ये कार जो है ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, देखें कार सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, ये सर्कुलर पाथ में,
ये स्टोन स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, स्टोन है स्ट्रिंग से बांधा है, घुमाया जा रहा है, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। समझ आ रही बात की? सर्कुलर पाथ में जो मोशन होती है उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, एग्जाम्पल है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ये देखें, ये सूरज के गिर्द अर्थ की जो मोशन है, ये देखें ये सन है और ये अर्थ इसके गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। ठीक है, ये मून अर्थ के गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, ये स्टोन स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ये जो है वो कार एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। ये सारी एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई हैं। ठीक है जी, इसके बाद आती है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन कौन सी होती है? रैंडम का मतलब होता है इर्रेगुलर, यानी बेतरतीब। ठीक है, रैंडम किसको कहते हैं? इर्रेगुलर। और इर्रेगुलर का मतलब क्या होता है? बेतरतीब या बेढंगा। ठीक है, इर्रेगुलर और डिसऑर्डर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, इर्रेगुलर और डिसऑर्डर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज रैंडम मोशन। ठीक है, जैसे ये लिक्विड पार्टिकल्स इर्रेगुलर मूव कर रहे हैं, ये एक गैस पार्टिकल की मोशन दिखाई हुई है, बेतरतीब इर्रेगुलर। ठीक है, ये गैस पार्टिकल्स हैं, ये इसकी एग्जांपल है। मोशन ऑफ मॉस्किटोज एंड इंसेक्ट्स, मच्छर या कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, ये इर्रेगुलर बेतरतीब अंदाज में मूव करते हैं। ठीक है, स्मोक पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स की जो मोशन होती है ये भी बेतरतीब रैंडमली होती है, जैसे कि ये दिखाई हुई है। समझ आ रही है? और इनकी मोशन को ये जो लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स, इनकी मोशन को जो है ना वो नाम दिया गया है ब्राउनियन मोशन। किसी और की मोशन को ब्राउनियन मोशन नहीं कहते, लेकिन लिक्विड और गैस पार्टिकल्स की जो मोशन है, रैंडम मोशन है, इन्हें ब्राउनियन मोशन का नाम दिया गया है। ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2.3 की तरफ। 2.3 में कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। इनमें डिफरेंशिएट करना है। पहला है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट किसको कहते हैं? अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। एक बॉडी अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह को चेंज ना करे। व्हाट डू यू मीन बाय सराउंडिंग? ठीक है, सराउंडिंग होते हैं नेबरहुड प्लेसेस। ठीक है जी, नेबरहुड प्लेसेस यानी वो जगह जो करीब तरीन हो। ठीक है, बॉडी के करीब तरीन इर्द गिर्द जो प्लेसेस होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सराउंडिंग्स कहते हैं। समझ आ रही है? जैसे ये कार रेस्ट में है, इसकी सराउंडिंग है ये माउंटेन्स, इधर लगे हुए ट्रीज। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं इसके इर्द गिर्द, उनके लिहाज से ये अपनी जगह को चेंज नहीं कर रही है, लिहाजा ये बॉडी कार जो है वो किस में है? रेस्ट में। मोशन क्या होती है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अगर कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग्स के यानी इर्द गिर्द नेबरहुड प्लेसेस के लिहाज से अपनी जगह को मुसलसल चेंज कर रही है, तो इसका मतलब वो किस हालत में है? मोशन की हालत में। जैसे ये लड़का भाग रहा है, इसका मतलब ये जो है ना वो क्या कर रहा है? अपनी जगह को चेंज कर रहा है, लिहाजा वो ये मोशन में है। मूविंग कार, मूविंग बस, मूविंग ट्रेन, ये सारी जो है ना ये मोशन की एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद है सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में डिफरेंस। सर्कुलर मोशन मैंने पहले भी बताया, ये सर्कल से निकला है। ठीक है, सर्कुलर वर्ड किससे निकला है? सर्कल से। तो सर्कुलर मोशन का मतलब है एक सर्कुलर पाथ पे मोशन। ठीक है, जैसे ये कार जो है ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। ठीक है, और ये जो स्ट्रिंग के साथ स्टोन बंधा हुआ है, ये स्टोन भी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। समझ आ रही बात की? ठीक है, ये आगे है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन किसे कहते हैं? ठीक है, रोटेटरी मोशन कहते हैं स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस। स्पिनिंग का मतलब रोटेट करना होता है, क्योंकि रोटेटरी वर्ड जो है ना ये किससे निकला है? रोटेट से। और रोटेट का मतलब होता है गर्दिश करना। ठीक है, गर्दिश करना या घूमना। समझ आ रही बात की? तो ये देखें, स्पिनिंग का मतलब भी वही होता है। स्पिनिंग का मतलब भी गर्दिश करना होता है। जैसे ये व्हील अपने एक्सिस के गिर्द, ये एक्सिस है,
ये लाइन जो बिल्कुल उसके सेंटर में से गुजर रही है, इस लाइन को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। एक्सिस वो लाइन होती है जो बॉडी के बिल्कुल सेंटर में से गुजरती है और बॉडी उसके गिर्द रोटेट करती है, उस लाइन को एक्सिस कहते हैं। तो ये जो व्हील है, ये व्हील अपने एक्सिस के गिर्द जो है वो क्या करता है, रोटेट कर रहा है। ये देखिए, समझ आ रही बात की, ठीक है। एक्सिस एन एक्सिस इज अ लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है कि एक्सिस वो लाइन होती है जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करती है। जैसे ये अर्थ का एक्सिस ये है, अर्थ इसके गिर्द रोटेट कर रही है। ये जो है ना वो व्हील का एक्सिस है, व्हील इसके गिर्द क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। अभी एग्जांपल्स हैं रोटेटरी मोशन की, मोशन ऑफ व्हील अबाउट इट एक्सिस, ठीक है जी, ये व्हील अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, मोशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील, ये सारे क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में एक फर्क ये भी है कि सर्कुलर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन है, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन है, उसमें बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे ट्रांसलेट होती है, एक जगह रहकर घूमती नहीं है। और दूसरी बात, वो जिस पॉइंट के गिर्द जो है ना वो सर्कुलेट हो रही होती है, यानी मूव कर रही होती है, वो पॉइंट बॉडी के बाहर होता है। लेकिन रोटेटरी मोशन में बॉडी एक ही जगह पर क्या कर रही होती है, रोटेट, ठीक है। जैसे ये व्हील एक ही जगह पे रोटेट कर रहा है, ये सर्कुलेट नहीं हो रहा, और जिस लाइन के गिर्द ये रोटेट कर रहा है वो लाइन बॉडी के यानी व्हील के अंदर से गुजर रही है। एक फर्क ये भी है इन दोनों में, ठीक है। अगला है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ अ पाथ, यानी डिस्टेंस जो है वो लेंथ को कहते हैं। लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान जो रास्ते की लंबाई होती है। जैसे ये देखें, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इनके दरमियान ये जो रास्ता बना हुआ ना, ये वाला, ठीक है, ये रास्ता डिस्टेंस है। इस रास्ते की जो टोटल लंबाई है ना, वो लंबाई वो क्या कहलाती है, डिस्टेंस। जैसे मैं एक मिसाल देता होता हूँ, आप लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं, एक पॉइंट लाहौर है, एक पॉइंट इस्लामाबाद है, तो लाहौर से इस्लामाबाद तक का जो भी रास्ता है, उस रास्ते की, उस पाथ की जितनी भी लेंथ है, वो सारी लेंथ जो है ना वो लाहौर से इस्लामाबाद का डिस्टेंस कहलाएगी। समझ आ रही बात की, ठीक है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ आ रही है। और इसका एस यूनिट जो है वो क्या है, मीटर है, ठीक हो गया। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस ही है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी ये ऐसा डिस्टेंस होता है जो कि शॉर्ट होता है, ठीक है। होता है ना, हमारे घर से हमारे स्कूल तक जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, कुछ रास्ते उनमें लंबे होंगे, कुछ रास्ते छोटे होंगे। तो हमारे घर से हमारे स्कूल तक जाने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता है ना, सबसे छोटा रास्ता, ठीक है, जो सीधा भी है, छोटा भी है, जिसमें हमें डायरेक्शन को चेंज नहीं करना पड़ता, वो छोटा रास्ता डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। समझ आ रही बात की, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। ये देखें, ए से बी तक जाने के लिए ये दो रास्ते, एक ये लंबा रास्ता बना हुआ है, ये जो लंबा रास्ता है इसमें बॉडी की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे पहले बॉडी की डायरेक्शन ये थी, बाद में डायरेक्शन ये हो गई, फिर डायरेक्शन ये हो गई, फिर डायरेक्शन ये हो गई, फिर ये हो गई, फिर ये, फिर ये, फिर ये देखिए बार बार डायरेक्शन चेंज हुई है, ठीक है। तो लंबा रास्ता जिसमें डायरेक्शन चेंज हो, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये डिस्टेंस है। लेकिन ये एक छोटा सा रास्ता है, सीधा सीधा और छोटा, अगर इस रास्ते पर बॉडी मूव करेगी ना, ठीक है, तो वो सीधी जाएगी, उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। रास्ता भी छोटा है और एक डायरेक्शन में है, ठीक है, खास डायरेक्शन में, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, एस यूनिट इसका मीटर है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से, ठीक है। डी के ऊपर एरो लगा दो या बार लगा दो या उसको बोल्ड करके लिख दो, ठीक हो गया। इसके बाद आगे है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड किसे कहते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, ठीक है, या फिर कह लो द रेट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड किसे कहते हैं, द रेट ऑफ डिस्टेंस, यानी अगर हम बॉडी के डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड कर दें, बॉडी के डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड कर दें, ठीक है, क्योंकि रेट टाइम रेशो होती है।
मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूं, जिसके साथ रेट का वर्ड आए इसका मतलब उसको आपने टाइम के साथ डिवाइड करना है। रेट टाइम रेशो होती है, तो रेट ऑफ डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि आपने डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करना है। जब हम डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास उस बॉडी की स्पीड निकल आएगी कि वो बॉडी 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, वही उसकी क्या होगी, स्पीड होगी। ठीक है, जैसे ये चीता 70 किलोमीटर पर आवर से मूव करता है, यानी 1 घंटे में ये 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकता है। ये फैल्कन जो है 1 किलोमीटर में 200, 1 घंटे में 200 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस कवर कर सकता है। समझ आ रही बात की? ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम, 1 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। ठीक है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी वही है कि हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। समझ आ रही बात की? ठीक है, जैसे ये घर है, ये स्कूल है, इसका एक जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 8 किलोमीटर है। 15 मिनट लगते हैं हमें पहुंचने में, तो 8 किलोमीटर को 15 मिनट पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वेलोसिटी निकल आएगी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये वेलोसिटी का फार्मूला है। ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। ठीक है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, v इज इक्वल टू डी बाई टी। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट टाइम इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया वेलोसिटी इनटू टाइम। समझ आ रही बात की? ठीक है जी, तो ये वेलोसिटी जो है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस वजह से वेलोसिटी जो है ना वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ आ रही बात की? ठीक है, लेकिन स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्पीड स्केलर है? क्योंकि जो अपना डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी, इस वजह से स्पीड स्केलर है। ठीक है, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट और स्पीड का ऐसा यूनिट, दोनों का ऐसे यूनिट सेम है। ठीक है जी, क्या है, मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर। समझ आ रही बात की? ये डिफरेंट यूनिट नीचे बताए हुए, मीटर पर सेकंड है, फुट पर सेकंड है, मील पर आवर है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर है, ये इसके यूनिट है। ठीक है, अब बात करते हैं लीनियर मोशन। लीनियर और रैंडम मोशन में डिफरेंस। लीनियर मोशन का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना। ठीक है, लीनियर का मतलब है स्ट्रेट। तो जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो इसकी मोशन कौन सी मोशन होती है, लीनियर मोशन होती है। जैसे ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में, ये देखिए सीधी लाइन बना रही है। ठीक है, एरोप्लेन स्ट्रेट लाइन में जो है ना वो मूव कर रहा है, कार एक स्ट्रेट लाइन में आ रही है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये सारी बॉडीज जो है ना वो किस हालत में है, ये लीनियर मोशन में है। ठीक है, इसके बाद आती है रैंडम मोशन। रैंडम होती है इरेगुलर एंड डिसऑर्डर मोशन, यानी ऐसी मोशन जो बेतरतीब अंदाज में हो, बेढंगी हो, जैसे कि गैस के पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स। ये देखें, ये गैस के पार्टिकल की बेतरतीब मोशन दिखाई हुई है। बटरफ्लाइज होती हैं, ये भी रैंडमली मूव करती हैं। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल दी हुई है। मॉस्किटोज और इंसेक्ट्स की मोशन जो है, मोशन ऑफ डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स, ये सारी रैंडम मोशन है। लेकिन गैस और लिक्विड के पार्टिकल्स की जो रैंडम मोशन होती है, इसको ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब इसके बाद है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर किसे कहते हैं? स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनको डिस्क्राइब करने के लिए जो है ना वो मैग्नीट्यूड सिर्फ चाहिए होती है। और मैग्नीट्यूड से मुराद क्या होता है? मैग्नीट्यूड से मुराद होता है न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सूटेबल यूनिट। ठीक है, जैसे मैस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मैस अगर फर्ज करो किसी बॉडी का मैस है 50 किलोग्राम, ठीक है, तो 50 जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और किलोग्राम जो है ना इसका यूनिट है। ठीक है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि इस बॉडी का मैस 50 किलोग्राम नॉर्थ की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, यानी इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। स्केलर क्वांटिटीज नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटीज होती हैं। समझ आ रही बात की? इसके बाद इसकी एग्जांपल्स आ गई हैं, मैस, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, एनर्जी, प्रेशर, ETC। ठीक है जी, ये एग्जांपल दी हुई है स्केलर क्वांटिटीज की। इसके बाद वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? अब वेक्टर क्वांटिटी डिस्क्राइब की जाती है किससे? मैग्नीट्यूड से। ठीक है, एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए होती है और डायरेक्शन भी चाहिए होती है। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, एक्सेलरेशन। जैसे अगर फोर्स है ना, फोर्स
फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं ना, फर्ज करें 10 न्यूटन फोर्स, तो साथ में डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, ठीक है। 10 न्यूटन फोर्स अलोंग, ठीक है जी, वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस इसकी क्या है, डायरेक्शन है, ठीक है। 10 न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूटन जो है ये इसका यूनिट है, और जो वाई एक्सिस है ये इसकी क्या है, डायरेक्शन है। या ऐसे भी हो सकता है टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स साउथ, किस तरफ लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.4, डिफाइन द टर्म स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। कहता है इन टर्म्स को आपने डिफाइन करना है, स्पीड को, वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को। पहले हम स्पीड को डिफाइन करते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, ठीक है। या फिर आपको एक और डेफिनेशन मैंने बताई हुई है, वो क्या है, द रेट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, रेट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है जी। तो रेट आपको पता है, मैंने बताया हुआ है अपनी पहली वीडियोस में भी कि ये टाइम रेशो होती है। तो रेट ऑफ डिस्टेंस का मतलब है कि आपने डिस्टेंस को टाइम पे क्या करना है, डिवाइड करना है। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम से मुराद वही है कि 1 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो भी वैसे ही निकालेंगे कि टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। तो इसलिए रेट ऑफ डिस्टेंस का मतलब भी है कि डिस्टेंस को आपने क्या करना है, टाइम पे डिवाइड करना है, ठीक है। ये इसका फार्मूला है, v इज इक्वल टू एस ओवर टी। एस जो है ये डिस्टेंस है, टी जो है ये टाइम है, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर होता है, और क्वांटिटी जो है वो स्केलर है ये, ठीक है। इसके बाद आ जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि यूनिट टाइम में बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ठीक है। तो यूनिट टाइम का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं कि बॉडी ने जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होता है उसको उस टाइम पे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल पे टाइम पे डिवाइड करना है, तो वेलोसिटी को भी v से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट d टाइम t, v इज इक्वल टू d बाई टी। यूनिट इसका भी मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर ही होता है, और लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कवर करने का नाम है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसलिए वेलोसिटी भी वेक्टर है। जबकि स्पीड क्यों स्केलर है, क्योंकि वो डिस्टेंस कवर करने का नाम है, और डिस्टेंस स्केलर है, ठीक है। इसके बाद आते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, कि बॉडी की वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। और एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज का नाम है, कितनी तेजी से वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, ज्यादा चेंज हो रही है या कम चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये हम कैसे निकालते हैं कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उस चेंज को हम क्या कर देते हैं, टाइम पे डिवाइड कर देते हैं। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, ठीक है जी। ये चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है जी। तो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी भी होती है जो किसी बॉडी में की वेलोसिटी में चेंज आने से पहले जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी है, बाद वाली वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, और इस वी एफ माइनस वी आई को डेल्टा वी भी लिखा जाता है। ये जो चेंज इन वेलोसिटी ना, वी एफ माइनस वी आई, इसे डेल्टा वी भी लिखते हैं। ये जो वर्ड है ना, ट्राइंगल की तरह का वर्ड, ये वर्ड होता है डेल्टा, और डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज होता है। ये मैंने आपको एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में पढ़ाया हुआ है पहले भी, ठीक है। इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेलोसिटी में चेंज का नाम है, वेलोसिटी वेक्टर है, लिहाजा एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2.5, कैन अ मूविंग बॉडी एट अ कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। कहता है अगर एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो तो क्या उसमें एक्सेलरेशन होता है। देखें, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। इसकी दो रीजन है। अगर तो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में जा रही है, और से सुनिए बात, कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो इसका मतलब है ना उसकी स्पीड चेंज हो रही है ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जब स्पीड और डायरेक्शन में चेंज नहीं आती तो फिर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो फिर कोई एक्सेलरेशन पैदा नहीं होता। लेकिन अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में, यानी ये बॉडी है, ठीक है, और अगर ये बॉडी बेशक इसकी स्पीड कांस्टेंट है
लेकिन ये सर्कुलर पाथ में, जब यहाँ पर होगी इसकी डायरेक्शन ये है, यहाँ पर आ जाएगी इसकी डायरेक्शन ये है, यहाँ पर डायरेक्शन ये हो गई, यहाँ पर डायरेक्शन ये हो गई। समझ आ रही बात की? अगर एक सर्कुलर पाथ में बॉडी बेशक स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट भी होगी, तब भी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है और वेलोसिटी स्पीड पर भी डिपेंड करती है, डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है। अगर स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज होने का मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज होने का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, लिहाजा इसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा। यही आंसर जो है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है। पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कोई पार्टिकल सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन है, ठीक है। बिकॉज एट एनी पॉइंट इस डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है, ठीक है। तो जो आंसर मैंने एक्सप्लेन किया है आप इसको 6 है, हाउ डू राइडर्स इन अ फेरस व्हील पोजेस ट्रांसलेटरी मोशन बट नॉट रोटेटरी मोशन। वो कह रहा है राइडर्स जो है फेरस व्हील में बैठे हुए जो लोग होते हैं ये ट्रांसलेटरी मोशन क्यों पोजेस करते हैं, यानी इनमें ट्रांसलेटरी मोशन क्यों है, इनकी मोशन को रोटेटरी मोशन क्यों नहीं कहते, हालांकि वो खुद फेरस व्हील क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। तो उसकी रीजन ये है कि फेरस व्हील खुद तो रोटेट कर रहा है लेकिन उसमें जो बैठे हुए लोग हैं वो एक सर्कुलर पाथ पे ट्रांसलेट हो रहे होते हैं, ठीक है, वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे होते हैं। तो सर्कुलर पाथ पे मूव करने का मतलब वो सर्कुलर मोशन में है, और सर्कुलर मोशन जो है ये ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है। इसलिए जो राइडर्स हैं फेरस व्हील के वो ट्रांसलेटरी मोशन में है, क्योंकि वो ट्रांसलेट हो रहे हैं, वो मुंतकिल हो रहे हैं एक कर्व पाथ पे, ठीक है। तो उनकी मोशन ट्रांसलेटरी होगी, रोटेटरी मोशन नहीं होगी। जैसे कि ये अगली पिक में दिखाया हुआ है, ये देखें, ये फेरस व्हील है, ये इसकी जो है ना वो बॉक्स बने हुए हैं, इसमें बैठा हुआ शख्स जो है वो यूं ऐसे ट्रांसलेट करेगा, यानी वो सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, मूव करेगा, वो रोटेट नहीं करेगा, एक सर्कुलर पाथ बनाएगा। लिहाजा उसकी मोशन जो है वो कौन सी मोशन है, सर्कुलर, और सर्कुलर कौन सी होती है, ट्रांसलेटरी मोशन होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2.7, स्केच अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ for a body starting from rest. How will you determine the speed of a body from this graph? कहता है एक आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करे और फिर आपने उससे स्पीड भी निकालनी है, ठीक है। उसके लिए हम लेंगे ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लेना है, वाई एक्सिस पे हमने जो है ना वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लेना है। ये ओरिजिन है, यहाँ हर वैल्यू 0 होती है, इसको हमने 5 सेकंड कह लिया, तो जितना 0 से यहाँ तक 5 है ना उतने डिस्टेंस आगे लेंगे तो वो 10 हो जाएगा, फिर उतने डिस्टेंस आगे लेंगे 15 हो जाएगा, उतने डिस्टेंस आगे लेंगे 20 हो जाएगा, यानी ये इक्वल होना चाहिए डिस्टेंस इनके दरमियान। इस तरह 0 से यहाँ तक हमने इसको 10 मीटर कह दिया, इधर डिस्टेंस लेना है, तो जितना 0 से यहाँ तक लिया है उतने 10 से आगे लेंगे तो वो 20 हो जाएगा, उतने 20 से आगे लेंगे 30 हो जाएगा, उतने ही आगे लेंगे 40 हो जाएगा, यानी डिस्टेंस में आपने 10 मीटर का फर्क रखा है। समझ आ रही बात की? तो जब टाइम 0 था, ठीक है, तो तब डिस्टेंस भी क्या था, 0 था, ठीक है जी। लेकिन जब 5 सेकंड गुजरे, ठीक है, टाइम 0 डिस्टेंस 0, पहला पॉइंट यहीं पे आ जाएगा। लेकिन 5 सेकंड में डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर, 5 से आप सीधा ऊपर 10 तक जाएंगे, 10 से सीधा इधर 5 तक आएंगे, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर 10 सेकंड में 20 मीटर, 10 से सीधा आप ऊपर जाएंगे 20 तक, 20 से सीधा इधर 10 तक, ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। 15 सेकंड में 30 मीटर, तो 15 से सीधा ऊपर 30 तक जाएंगे, 30 से सीधा इधर आएंगे 15 तक, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया, समझ आ रही बात की? फिर 20 में 40 मीटर, 20 सेकंड से सीधा 40 तक जाएंगे और 40 से सीधा इधर आएंगे 20 तक, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। फिर इन पॉइंट्स को मिला देंगे, ये एक लाइन आ गई है, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्पीड को शो कर रही है। तो यहां से हम स्पीड कैसे निकालेंगे, ये 2 पॉइंट ले लेंगे ए और बी और इनका राइज और रन निकालेंगे, ठीक है। इनका राइज क्या बनता है, ए का राइज बनता है यहां से लेकर यहां तक, ये होता है राइज, क्योंकि स्लोप लेकर हम स्पीड निकालते हैं और स्लोप होता है राइज ओवर रन,
ठीक है जी। तो ये राइज है और रन ये बन रहा है। जो 2 पॉइंट आपने लिए है ना, उनके दरमियान ही राइज और रन निकालना है, उनसे ऊपर या उनसे नीचे नहीं निकालना, ठीक है। तो ये राइज कितना बन रहा है 10 से 30 तक, ये 20 मीटर डिस्टेंस बन गया, और 5 से 15 तक ये 10 सेकेंड डिस्टेंस बन गया। 20 को 10 पे डिवाइड करोगे 2 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड आ जाएगी। समझ आ रही बात की, ठीक है। तो इस तरह अगर कोई 2 पॉइंट और भी लेंगे और इस तरीके को फॉलो करेंगे तो हर बार 2 मीटर पर सेकेंड आएगी, क्योंकि बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2.8, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। कहता है अगर एक बॉडी वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही हो तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ किस शेप का होगा। अगर बॉडी वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही हो ना, तो चाहे उसका स्पीड टाइम ग्राफ है या उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। ये दोनों कर्व लाइन होते हैं, जैसे ये देखें, ठीक है। यहां पर ना बस इसको काट के स्पीड कर लीजिएगा, ये डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है स्पीड, स्पीड किधर है, किस में ली जाएगी, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है जी। ये मीटर पर सेकेंड में स्पीड है और इधर टाइम लिया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह कर्व शेप का इसका ग्राफ आएगा। समझ आ रही बात की, ये बस आपने जस्ट ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। इसके बाद 2.9 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी। अगर बॉडी के स्पीड टाइम ग्राफ से हम इनमें से कौन सी क्वांटिटी हासिल कर सकते हैं, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड, एक्सेलरेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये चारों क्वांटिटीज ऐसी हैं जो स्पीड टाइम ग्राफ में मौजूद होती हैं। समझ आ रही बात की, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ में जैसे कि ये पीछे है, अगर हम ये दो पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है जी, ये और ये, तो इसमें ये इनिशियल स्पीड होगी, ठीक है, और ये जो है ना ये क्या होगी, फाइनल स्पीड होगी। तो हम स्पीड टाइम ग्राफ से इनिशियल स्पीड भी निकाल सकते हैं, फाइनल स्पीड भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि नीचे ये जो नीचे है ये क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, टाइम भी निकाल सकते हैं। और एक्सेलरेशन हम स्लोप लेकर निकालते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बताती है, एक्सेलरेशन बताती है। तो ये हम इससे सारी क्वांटिटीज, स्पीड टाइम ग्राफ से ये सारी क्वांटिटीज कैलकुलेट की जा सकती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2.10, हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटी बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। वेक्टर क्वांटिटीज को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर क्वांटिटीज का हमने पढ़ा हुआ है, उसमें भी मैंने बताया था। आज फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि ग्राफिकली एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है और उस लाइन के एक साइड पे एक एरो हेड बनाया जाता है। जैसे ये देखें, ये एक वेक्टर v को, इस वेक्टर v को रिप्रेजेंट करने के लिए ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। ये लाइन ए बी वेक्टर v को शो कर रही है और इसके b साइड पे एरो हेड है। समझ आ रही बात की, ठीक है जी। तो ये जो वेक्टर v को ये लाइन ड्रॉ की गई है, ठीक है, इस लाइन को रिप्रेजेंटेटिव लाइन कहते हैं, ठीक है। ये जो लाइन होगी इसको क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव लाइन, इसको रिप्रेजेंटेटिव लाइन बोलते हैं। और ये जो एरो वाली साइड होती है इसको क्या बोला जाता है, इसको हेड बोला जाता है। और ये जो दूसरी साइड होती है इसको टेल बोला जाता है। समझ आ रही बात की। और इस लाइन की जो लेंथ होती है ना, ठीक है, वो वेक्टर v की मैग्नीट्यूड बताती है। क्या बताती है, मैग्नीट्यूड। और ये जो एरो होता है ना ये डायरेक्शन बताता है। समझ आ रही है। वैर द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v ऑन अ सिलेक्टेड स्केल। क्या मतलब ये नहीं कि हमने जितनी मर्जी लंबी लाइन लगा देनी है, नहीं, हमारे पास जो है ना वो उसकी मैग्नीट्यूड दी होती है, उस मैग्नीट्यूड का एक स्केल लिया जाता है, ठीक है, और स्केल के मुताबिक लाइन लगाई जाती है और डायरेक्शन भी दी होती है, डायरेक्शन के मुताबिक लाइन लगाई जाती है। समझ आ रही बात की। क्वेश्चन नंबर 2.11, वाई वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, कहता है कि स्केलर क्वांटिटीज की तरह वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया जा सकता। इसलिए कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में फर्क है। स्केलर क्वांटिटीज होती हैं नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटीज, यानी उनकी डायरेक्शन नहीं होती।
समझ आ रही है? उन्हें हम सिंपल अलजब्रिक मेथड से, अलजब्रिक मेथड जो मैथ में हमने पढ़ते हैं ना अलजबरा, अलजब्रिक मेथड से हम सिंपल उन्हें ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे एक बॉडी का मैस है 10 किलोग्राम, एक बॉडी का मैस है 20 किलोग्राम, तो दोनों का कंबाइंड मैस क्या हो जाएगा 20 + 10, दोनों का कंबाइंड मैस हो गया 30 किलोग्राम। मैस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको अलजब्रिक सीधी तरीके से जो है ना वो हमने इसको ऐड कर लिया। लेकिन जो होते हैं ना वेक्टर क्वांटिटीज, ये डायरेक्शनल होती हैं, इनको जो है ना वो रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐड करने के लिए हमें इनकी डायरेक्शन का ख्याल भी रखना पड़ता है, और लिहाजा इनको ऐड करने के लिए भी ग्राफिकल मेथड यूज किया जाता है, और उस ग्राफिकल मेथड को हेड टू टेल रूल कहा जाता है। समझ आ रही बात की? ठीक है, हेड टू टेल रूल, क्लियर हो गया? समझ आ रही बात की? तो इनको डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए इनको जो है ना वो स्केलर्स की तरह जो है ना वो ऐड नहीं किया जा सकता। इनको बकायदा ग्राफिकली लाइंस ड्रॉ करके एक मेथड है, उसे हेड टू टेल रूल कहते हैं, उस मेथड से इनको ऐड किया जाता है। ठीक है जी, क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.12, हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ? वेक्टर क्वांटिटीज हमारी डेली लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है? कहता है वेक्टर क्वांटिटीज आर इंपॉर्टेंट टूल्स टू लर्न ऑल इन फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। कहता है फिजिक्स और इंजीनियरिंग में वेक्टर क्वांटिटीज ही हमें हेल्प करती हैं इंपॉर्टेंट टूल्स को समझने में। समझ आ रही बात थी? ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज जो है ना ये चूंकि जो है साइज और डायरेक्शन दोनों कैलकुलेट करती हैं, इसलिए जो है ना वेक्टर क्वांटिटीज की मदद से हम जो है वो अक्सर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, यानी जब इमारतें वगैरह तामीर की जाती हैं तो उनकी जो डायमेंशंस होती है ना, यानी लेंथ विड्थ और हाइट वगैरह जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटीज के जरिए से ही जो है ना वो ड्रॉ की जाती हैं, और उन्हीं के मुताबिक जो है ना वो उनको बनाया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। समझ आ रही है? इसकी मदद से हम पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी बता सकते हैं और उसका डायरेक्शन डिस्टेंस भी बता सकते हैं। समझ आ रही बात की? वेक्टर क्वांटिटीज एरोप्लेन्स में और जो सेलिंग बोट्स होते हैं, यानी बादबानी जहाज जो होते हैं, शिप्स जो होते हैं, उनमें भी वेक्टर क्वांटिटीज को इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्शन वगैरह का तयन करने के लिए। ठीक है, तो ये थे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें।